जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। और आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। 18 नंबर का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। आशा करता हूं कि इससे पहले आपने 17 सेट एंजॉय किए होंगे। ठीक है, आज 18वां टेस्ट, आज 18वां आपका प्रैक्टिस सेट है और ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है आपके जितने भी एग्जाम, वनडे एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए। बिना टाइम को गवाए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली कौन सी साइट थी जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। ठीक है, किसने शामिल किया था? तो आपका यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को ने किसमें शामिल किया हुआ है? तो विश्व विरासत स्थल की सूची में। तो आपको बता दें कि ये कौन है आपकी, ये है आपकी धौलावीरा। और धौलावीरा, धौलावीरा आपके कहां पर पड़ती है? तो लूनी नदी के किनारे पड़ती है। लूनी नदी के किनारे ये पड़ने वाली है। ठीक है, वही अगर आलमगीर की बात करता हूं तो ये हिंडन नदी के किनारे है। कहां पर? तो हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, तो किस राज्य में है ये? तो आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वहीं अगर लोथल की बात करता हूं तो ये भोगवा नदी के किनारे है। कहां पर है? भोगवा नदी के किनारे। और ये पड़ता कहां पर है? आपका गुजरात में। ठीक है, वहीं रोपड़ की बात करता हूं तो रोपड़ के किनारे कौन सी नदी पड़ती है? तो आपकी सतलज नदी हो जाएगी। और ये कहां पर पड़ता है? आपका पंजाब में। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। और इसको विश्व विरासत सूची में कब डाला गया है? तो 2021 में। कब डाला गया था? 2021 में। ठीक है, वहीं अगर यूनेस्को की बात करता हूं तो यूनेस्को की स्थापना कब होती है? तो 1945 में की जाती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। पेरिस कहां की राजधानी? आपकी फ्रांस की। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन राजवंश उसके संस्थापक से संबंधित नहीं है? तो कौन सा राजवंश है जो उससे सुमेलित नहीं है? चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की जाती है। बहमनी वंश की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की जाती है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की जाती है। लेकिन मौर्य वंश की स्थापना बिंदुसार न होकर के कौन था आपका? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना होती है। कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही उत्तराधिकारी था आपका बिंदुसार। इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? जो आपका पहला पहला आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद कौन सी संधि होती है? तो आपको पता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध है आपका कब से कब तक होता है? तो ये होता है आपका 1767 से लेकर के 1769 तक। और इसी 69 में आपकी कौन सी संधि होती है? तो आपकी मद्रास की संधि होती है। तो मद्रास की संधि कब होती है? आपकी 1769 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज हार गए थे इसमें। ठीक है, हैदर अली जो मैसूर का शासक था उसने अंग्रेजों को क्या करा था? हरा दिया था। ठीक है, हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। तो मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। अगर मैं मंगलौर की संधि की बात करता हूं तो जो आपका सेकेंड यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो आपका 1780 से लेकर के 1784 तक चलता है। जिसमें इसी युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी मृत्यु हो जाती है? तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद इसी का पुत्र जिसका नाम था टीपू सुल्तान, क्या नाम था? टीपू सुल्तान। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने इस युद्ध में बागडोर संभाली थी। और बागडोर संभालने के साथ इस युद्ध को ये हार गया था। ठीक है, और इसके साथ ही मंगलौर की संधि 1784 में टीपू सुल्तान को करनी पड़ती है। ठीक है, अगर मैं श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करता हूं तो यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात होती है। और ये कब से कब तक था? तो आपको बता दें 1790 से लेकर के 1792 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। और 1792 में आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, अगर पुरंदर की संधि की बात करता हूं तो ये आपको पता है कि 1665 में, कब? 1665 में किस किस के मध्य हुई थी? तो औरंगजेब की तरफ से जय सिंह थे, राजा जय सिंह। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके शिवाजी थे। कौन? मराठा, छत्रपति मराठा शिवाजी। इन दोनों के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में होती है। इस क्वेश्चन में इतना याद रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? आपकी मद्रास की संधि।
अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला कौन था? आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि ईंट पर नाच, किस पर नाच? तो ईंट पर नाच। ई से क्या हो जाता है आपका? इलेक्ट्रॉन हो जाता है। टा से हो जाता है आपका थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो जे थॉमसन आपका इसका आंसर हो जाएगा। पर की बात करता हूं तो पर है इसमें प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो आपका रदरफोर्ड हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? रदरफोर्ड। अगर वही नाच की बात करता हूं, ना की, तो ना में आता है आपका न्यूट्रॉन, और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? तो आपकी चैडविक ने। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है? तो रदरफोर्ड ने आपकी प्रोटॉन की खोज की है। ठीक है, किसकी खोज की है? प्रोटॉन की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, जबकि जॉर्ज डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाहन के 10 यानी कि सुबह के 10, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, 100 मतलब 10 AM है ना, सुबह के 10 बज रहे हैं, है ना, सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, तो देन व्हाट विल बी द लोकल टाइम ऑफ शिलोंग एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको पता है जो अर्थ पर देशांतर जो रेखाएं हैं वो 360 है। कितना है? 360 है। तो इसका मतलब ये है कि जो रोटेशन होता है अर्थ का, वो 360 होता है। 360 रोटेशन होता है। तो आपको पता है कि जो अर्थ का रोटेशन है वो किधर से किधर है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक रोटेशन करने में, एक घूर्णन करने में कितना समय लेती है? तो 360 घूमने में कितना समय लेती है? आपका 24 घंटे लेती है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने में, यानी कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, यानी कि ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? तो 1 घंटे में ये कितना डिग्री घूमेगी? तो 24 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा? तो 15। तो 1 घंटे में 15 डिग्री ये घूम जाएगी। अगर मैं 1 डिग्री निकालने की बात करता हूं कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो हम क्या करेंगे? 15 को 1 आवर से डिवाइड करेंगे। तो 1 आवर क्या होता है? 1 घंटा क्या होता है आपका? 60 मिनट। तो हमें यहां से मिनट पता चल जाएगा कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी हमारा कितना समय लेती है? तो 4 मिनट लेती है। कितना मिनट लेती है? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी के द्वारा 4 मिनट का समय लिया जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो आपको पता है कि जो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है आपका? तो 82.5 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा है? तो सुबह का 10 बज रहा है। सुबह का 10 बज रहा है। अब हमें निकालना है, हमें पता है कि 1 डिग्री घूमने में 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो हमें कहां तक जाना है? तो 90 डिग्री तक जाना है। तो हम क्या करेंगे? इस 90 डिग्री में से 82.5 को माइनस कर देंगे। जब 82.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7.5 डिग्री आ जाएगा। तो 7.5 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 7.5 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? हम 4 से इसमें डिवाइड कर, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो 30 मिनट आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 7.5 डिग्री घूमने में 30 मिनट का समय पृथ्वी को लगने वाला है। अब ये 30 मिनट कितना होता है? आधा घंटा। तो हम क्या करेंगे? इस एएम में, क्योंकि पश्चिम से पूर्व अगर जा रहे हो तो पूर्व में जाओगे तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। तो टाइम जब बढ़ेगा तो एएम में हम क्या कर देंगे? 30 मिनट ऐड कर देंगे। तो सुबह का कितना बज जाएगा? 10 बजकर के 30 मिनट होने वाले हैं सुबह के। ठीक है, 10 बजकर 30 मिनट होने वाले हैं सुबह के, है ना। इस ऑप्शन में नहीं है तो किसी को आप 30 कर लीजिए, है ना। तो ये ऑप्शन इसका सही होने वाला है। आशा करता हूं कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य बना था तो तब उसकी राजधानी क्या थी? आपको बताना है कि उसकी राजधानी क्या थी। तो उस समय उसकी राजधानी कुरनूल हुआ करती थी। क्या थी? कुरनूल थी। इस क्वेश्चन में इतना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की जलधारा नहीं है? तो हिंद महासागर की जलधारा कौन सी नहीं है? तो मोजाम्बिक, अगुलहास, ये होती है आपकी अगुलहास। ठीक है, अगुलहास। ठीक है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये तीनों जलधाराएं आपकी हिंद महासागर की हैं। किसकी हैं? तो हिंद महासागर की हैं। लेकिन
आपको बता दें कि ये जो पेरू जलधारा है ये किसकी है, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। किसकी है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की ये धारा होने वाली है। ठीक है, इतना इस क्वेश्चन में आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो आपका फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, फिलीपींस के द्वारा। और इसकी राजधानी क्या होती है, इसकी राजधानी मनीला हो जाती है। क्या हो जाती है, तो मनीला इसकी राजधानी है। अगर मैं रेमन मैग्सेसे की बात करता हूं तो ये फिलीपींस के 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन थे, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और इन्हीं की याद में 1957 से रेमन मैग्सेसे दिया जाने लगा। और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको एशिया के नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। तो एशिया का नोबेल किसको कहते हैं, तो एशिया का नोबेल आपका रेमन मैग्सेसे को पुरस्कार को कहा जाता है। और पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था तो इनका नाम था विनोबा भावे। क्या नाम था, तो विनोबा भावे। ठीक है, तो ये थे आपके पहले भारतीय जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अर्जित किया था। तो किस देश के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी क्या होती है, तो मनीला होती है। उसके बाद फिलीपींस के ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे। उन्हीं की याद में 1957 से इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं। जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी हो जाती है टोक्यो। फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस है। रोम की राजधानी आपको इटली की राजधानी आपको पता है क्या है, आपकी रोम है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट का नहीं है। तो चार्टर एक्ट जो 1813 आया था उसका एक प्रावधान नहीं है। आपको बताना है कि कंपनी का चाय का व्यापार पर छूट दी गई थी। ठीक है, ये इसका प्रावधान है ना। शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च की बात की गई थी। कंपनी ने चीन के साथ व्यापार पर छूट दी थी। ठीक है, कंपनी को मिली थी। यानी कि इसमें क्या हुआ था कि कंपनी एक तो चाय के व्यापार कर सकती है और चीन के साथ व्यापार कर सकती है। अन्य व्यापार पर अन्य देशों के साथ कंपनी का जो व्यापार था उस पर रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था। और यही चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात हुई थी। लेकिन भारत का गवर्नर जनरल बना था वो आपका बनता है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो चार्टर एक्ट 1833 था जिसके द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना था। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको क्या बना दिया गया, उसको आपको पता है उसको क्या बना दिया गया, तो उसको आपका भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसका, तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल भारत का बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये था आपका विलियम बेंटिक था। कौन था, तो विलियम बेंटिक था। इस बात को आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, तो ये दिलाते हैं आपके राज्यपाल। कौन दिलाता है, आपका राज्यपाल। ठीक है, आधे क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है, कैसा लगा, है ना। क्वेश्चन तो एक नंबर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आने वाले एग्जाम में आप खुद ये रियलाइज करेंगे कि नंबर ये क्वेश्चन जो है वाकई में एक मतलब लेवल रखते थे। ठीक है, तो निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद आपको रखनी है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो यानी कि नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन शपथ कौन दिलाता है, तो आपका राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, और उनको पदमुक्ति, ऐसे आपको पता है कि महाभियोग की एक प्रक्रिया, लगभग प्रक्रिया होती है महाभियोग जैसी, उसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन दिलाता है शपथ, राज्यपाल दिलाते हैं। लेकिन नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कानून को लागू करती है। कानून को लागू करती है, ठीक है। कानून को लागू करने वाली संस्था को आप कार्यपालिका कहते हैं और ये दो तरह की होती है। एक होती है आपकी स्थायी कार्यपालिका, एक होती है आपकी स्थायी और एक होती है आपकी अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। कौन सी? स्थायी कार्यपालिका और आपकी अस्थायी कार्यपालिका। वही स्थायी की बात करता हूं तो इसमें नौकरशाह आते हैं। कौन आते हैं? तो नौकरशाह आते हैं जो सिलेक्ट होकर के जाते हैं, जैसे यूपीएससी यानी कि आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो आपके इसमें स्थायी किसमें आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। वही अस्थायी की बात करता हूं तो जो चुनाव लड़ करके जो आपके मंत्रीगण बनते हैं वो आपके किसमें जाते हैं? वो अस्थायी कार्यपालिका होती है। और इनका काम जो कानून विधायिका के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो कानून बनाने का काम कौन करती है? कानून बनाने का काम आपकी विधायिका करती है। ठीक है। तो जो कार्यपालिका होती है वो आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका जिसमें नौकरशाह आते हैं जो सिलेक्ट होकर के जाते हैं, ठीक है, जो सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद अस्थायी कार्यपालिका में आपके इलेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे मंत्रीगण हो गए। अगर मैं विधायिका की बात करता हूं तो कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? तो कानून बनाने वाली संस्था को आपका विधायिका कहा जाता है, जिसको संसद भी कह देते हैं, ठीक है। और राज्य विधानमंडल भी आपका होता है राज्यों पर। वही न्यायपालिका की बात करता हूं जब विधायिका और कार्यपालिका में, ठीक है, जब विधायिका और कार्यपालिका दोनों आमने सामने किसी विवाद पर लड़ने लग जाए या दोनों में सामंजस्य ना बैठे तो उन विवादों का निपटारा आपका न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। ये तीनों मिलकर के किसका गठन करते हैं? तो ये तीनों मिलकर के सरकार का गठन करते हैं, आपको पता है, ठीक है। अगर विधायिका की बात करता हूं तो कानून बनाने वाली संस्था विधायिका होती है। उसी कानून को लागू कराने वाली संस्था आपकी कार्यपालिका होती है। और इन दोनों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है उस विवाद को खत्म करना न्यायपालिका का काम है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो उसका पार्ट नहीं है, यानी कि उत्सर्जन अंग का पार्ट नहीं है। तो आपका त्वचा क्या करता है? त्वचा आपके पसीने को बाहर करता है। तो पसीना बाहर करने से आपका तापमान, आपके शरीर का तापमान एकदम मेंटेन रहता है। तो फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े आपको पता है कि जो आपका फेफड़े हैं वो क्या करते हैं? आपके ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो ये भी एक उत्सर्जी तंत्र कहा जाता है। वृक्क को आपको पता है कि ये रक्त का शुद्धिकरण करके उसमें से अवशेषों को बाहर करके मूत्र बना करके बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये भी तीनों क्या होते हैं? आपके उत्सर्जी तंत्र होते हैं। तो उत्सर्जी तंत्र के अंग होते हैं। लेकिन धमनी की बात करूंगा तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग है। और धमनी में सामान्यतः शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में सामान्यतः क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, जिसमें O2 की मात्रा कैसी होती है? ज्यादा होती है। और CO2 की मात्रा कैसी होती है? तो कम होती है। तो O2 की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए शुद्ध होता है और ये धमनियों में बहता है, ठीक है। लेकिन धमनी का आपको अपवाद याद रखना है। धमनी का एक अपवाद है जिसको आप पल्मोनरी धमनी कहते हो। क्या कहते हो? पल्मोनरी धमनी। और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त, ठीक है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। जो धमनी है सामान्यतः शुद्ध रक्तों का प्रवाह करती है, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है उसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में कार्य के आधार पर न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है आपका वो होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन। पहला क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन, जो आपका त्वचा के ऊपरी भाग में पाया जाता है, ठीक है। यहीं से सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है। और सूचनाएं ग्रहण करने के बाद दूसरे नंबर के जो आपके न्यूरॉन होते हैं जिनको इंटर न्यूरॉन कहा जाता है उनके पास ट्रांसफर कर दी जाती हैं। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर के जो न्यूरॉन होते हैं
वो आपके मोटर न्यूरॉन होते हैं, और ये सूचना को लेकर के किसके पास ले जाते हैं, तो ये मस्तिष्क के पास सूचनाओं को ले जाते हैं और मस्तिष्क से वापस प्रतिक्रिया आती है। ठीक है, तो ऐसे न्यूरॉन काम करते हैं। तो पहला क्या होता है आपका संवेदी न्यूरॉन, इसको क्या कहते हैं आप, संवेदी न्यूरॉन, या आप इसी को कहते हो सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी कह लो या आप कह लो क्या, संवेदी न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा होता है आपका इंटर न्यूरॉन, तीसरा होता है मोटर न्यूरॉन। तो बेस कार्य के आधार पर 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय वन्य जीव संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है। तो भारतीय वन्य जीव स्थान आपका कहां पर है, तो ये है आपकी देहरादून में। ठीक है, कहां पर है, देहरादून में। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी का संबंध आपका किससे है, तो क्रिकेट से है। ठीक है, अगर फुटबॉल की बात करता हूं तो डूरंड कप जो है वो किससे संबंधित है, आपका फुटबॉल से संबंधित है। वही मैं प्रिंस ऑफ बेल की बात करता हूं, प्रिंस ऑफ बेल। ठीक है, प्रिंस ऑफ बेल ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका गोल्फ से। अगर बैडमिंटन की बात करता हूं तो इससे बड़ा फेमस है एक उबेर कप। ठीक है, उबेर कप किससे संबंधित है आपका, तो बैडमिंटन से। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस दिन कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस, आपको पता है कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगर 21 फरवरी की बात करता हूं तो आपका अंतरराष्ट्रीय क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है आपका, 21 फरवरी को। 28 फरवरी को आपको पता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। और पता है आपको कि 28 फरवरी को सीवी रमन के द्वारा क्या दिया गया था, तो आपको रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, तो इसी दिन 28 फरवरी को रमन प्रभाव सीवी रमन जी के द्वारा दिया गया था। और इनको 1930 में ठीक है, 28 फरवरी 1928 को किसकी खोज की थी, तो रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन साहब ने। और सीवी रमन साहब को 1930 में इस प्रभाव के लिए क्या मिला था, तो आपको पता है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका था। और इसी के साथ यह पहले भारतीय वैज्ञानिक हो गए थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर मैं 3 मार्च की बात करता हूं तो विश्व वन्य जीव दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक दिल्ली में नहीं है। तो दिल्ली में नहीं है कौन सी स्मारक, इंडिया गेट, खिड़की मस्जिद और आपकी जामा मस्जिद। ये तीनों कहां पर है आपकी, ये तीनों आपकी दिल्ली में है। लेकिन आपकी ठीक है, ये तीनों क्या है, तो ये सही हो जाएगा ना, डी वाला है ना, ये सभी। ठीक है, तो इंडिया गेट, खिड़की मस्जिद और जामा मस्जिद तीनों कहां पर है आपकी, तो दिल्ली में है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही पश्चिमोत्तर प्रांत में, कहां पर, तो पश्चिमोत्तर प्रांत में आपको पता है कि इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ठीक है, वही लौह पुरुष की बात करता हूं तो लौह पुरुष आपका किसको कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपका क्या कहा जाता है, लौह पुरुष। अगर मैं लाल बहादुर शास्त्री की बात करता हूं तो इनको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो शांति पुरुष किसको कहा जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री को। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है भूटान से भारत के कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो भूटान से आपको बताना है कि भारत के कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ भूटान की कुछ स्थिति दर्शाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो रीजन पड़ता है ये आपका भूटान है। ये क्या है आपका, तो ये आपका भूटान है।
ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये आपका सिक्किम राज्य पड़ता है भारत का। अगर मैं यहाँ पर आपको यहाँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपका ये क्या पड़ता है, आपका ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये आपका ये जो पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, ये, ठीक है, एक तो यहाँ तक बन जाएगा, ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाता है, और ये जो नीचे वाला है इसको आप आसाम कह देते हो, ठीक है। तो कितने राज्य भारतीय राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो वो होने वाले हैं आपके 4। तो कौन कौन से हैं? पहला आपका सिक्किम है, ठीक है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा आपका आसाम है, ठीक है, और आपका चौथा वेस्ट बंगाल है। तो 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। और भूटान की राजधानी क्या हो जाती है? तो भूटान की राजधानी आपको पता है कि थिम्पू हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है? थिम्पू हो जाती है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का, जो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, ठीक है। तो आपका भारत तिब्बत सीमा फोर्स, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, इन तीनों का मुख्यालय कहां पर है? तो आपको पता है कि नई दिल्ली में इन तीनों का मुख्यालय है। लेकिन असम राइफल का मुख्यालय कहां पर है आपका? तो ये आपका शिलोंग में पड़ता है। कहां पर? तो आपका शिलोंग में, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी थी। और आज के लिए ये सेशन समाप्त होता है, और मिलते हैं हम आपसे जल्द अगले सेशन में, जो नंबर होने वाला है 19। और आशा करता हूं कि आपको ये सेशन सारे पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। इनको अगर आपने पिछले सेशंस को नहीं देखा है तो एक एक करके सभी सेशंस को देख लीजिएगा, और जो भी प्रश्न आपके लिखाए जाते हैं उन सभी को नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आप जब एग्जाम आए आप लास्ट टाइम उनको रिवीजन करके आपके लिए वो हेल्पफुल साबित हो पाए। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।